आज हम बात करेंगे कि सिंक्रोनस मशीन कितने टाइप की होती है। इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर में ये अंतर होता है कि इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर दोनों सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूमते। स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड में घूमता है, मतलब स्टेटर घूमने का मतलब कि स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है और रोटर सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमता था। लेकिन सिंक्रोनस मोटर के अंदर स्टेटर और रोटर दोनों की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होती है। सिंक्रोनस मशीन को हम जनरेटिंग स्टेशन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए भी काम में लेते हैं। अब सिंक्रोनस मशीन कितने टाइप की होती है, तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रोटर सिंक्रोनस मशीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन एंड अदर इज सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन। सबसे पहला होता है जो स्टेटर पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होता है। सिंक्रोनस स्पीड ns = 120 F/p और ये स्टेटर के जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है वो ये होती है। अब रोटर भी हमारा सिंक्रोनस स्पीड में घूमता है, रोटर भी हमारा इसी स्पीड में घूमता है। अब डिपेंड करता है कि एक तो फास्ट स्पीड का रोटर होता है और एक स्लो स्पीड का रोटर होता है। तो सिंक्रोनस मोटर के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिलेंड्रिकल रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर में रोटर सिलेंड्रिकल शेप का होता है, मतलब उसकी एक्सियल लेंथ तो ज्यादा होती है और डायामीटर होता है बहुत कम, तो जिससे उसकी स्पीड फास्ट होती है और उसमें पोल्स भी हमारे कम बनते हैं। तो पोल्स कम कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्सियल लेंथ तो ज्यादा है और डायमीटर है कम, उसकी स्पीड भी फास्ट होगी, नंबर ऑफ पोल भी हमारे इसमें कम बनेंगे और अगर नंबर ऑफ पोल कम बनेंगे तो स्पीड फास्ट हो जाएगी। सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर दूसरी खास बात होती है कि यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। जो एयर गैप होता है, एयर गैप के होने से एयर गैप चेंज होता है और एक एयर गैप यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि एयर गैप का रिलक्टेंस होता है। जैसे एक फॉर्मूला है, फ्लक्स = mmf/रिलक्टेंस। एयर का रिलक्टेंस ज्यादा होता है तो फ्लक्स डेंसिटी कम आ जाती है। सिलेंड्रिकल रोटर में तो यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, तो एक जैसा फ्लक्स डेंसिटी रहती है और एक जैसा ही एयर गैप रहता है। सैलिएंट पोल में एयर गैप चेंज होता रहता है, तो उससे क्या है कि उसकी मतलब मिनिमम फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है। सिलेंड्रिकल रोटर की स्पीड फास्ट होती है और सिलेंड्रिकल रोटर में यूनिफॉर्म एयर गैप है। तो जो भी टर्बो जनरेटर होते हैं, टर्बो जनरेटर हाई स्पीड के फास्ट स्पीड वाले जो जनरेटर्स होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, वहां पर जो टर्बो जनरेटर यूज करते हैं वो सिलेंड्रिकल रोटर टाइप के होते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन को हम कहते हैं टर्बो जनरेटर। टर्बो जनरेटर या टर्बो अल्टरनेटर भी कहते हैं इसे, क्योंकि इनकी स्पीड फास्ट होती है। और दूसरे टाइप के होते हैं सैलिएंट पोल। पहले सिलेंड्रिकल रोटर का शेप देखते हैं हम। सिलेंड्रिकल रोटर में सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर यूनिफॉर्म एयर गैप होता है और इसकी एक्सियल लेंथ ज्यादा होती है और डायामीटर कम होता है, जिस वजह से इसकी स्पीड फास्ट होती है। अब दूसरे टाइप का रोटर आता है सैलिएंट पोल। सैलिएंट पोल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये तो स्टेटर की पोल और रोटर हमारा डंबलाकार आकृति का होता है, डंबल की जैसी शेप का होता है, इसमें प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्टेड पोल होते हैं। पोल इस तरीके से
एयर गैप ज़्यादा है और यहाँ एयर गैप कम है, और फिर एयर गैप कम, फिर एयर गैप ज़्यादा। तो इसकी जो सेलियंसी होती है, इसी की वजह से टॉर्क पैदा होता है। इसमें एयर गैप अपना चेंज हो रहा है, यहाँ एयर गैप कम है तो फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो गई, और यहाँ एयर गैप ज़्यादा तो फ्लक्स डेंसिटी कम होती है। तो रोटर इस तरह मूव करता है कि स्टेटर के पोल और रोटर के पोल एक साथ सिंक्रोनाइजेशन हो जाते हैं, और मिनिमम फ्लक्स डेंसिटी की तरफ रोटर का मूवमेंट होता है, और रोटर पूरे एक्सिस होता है, और रोटर पर जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो उसको सिंक्रोनस स्पीड पर मेंटेन करती है, और डैम्पर वाइंडिंग से उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं। सिंक्रोनस मशीन में फील्ड वाइंडिंग के अलावा डैम्पर वाइंडिंग भी होती है। और सिलेंड्रिकल रोटर अपना हाई स्पीड के लिए काम आता है, और जो सेलिएंट पोल वाला होता है, सिलेंड्रिकल रोटर के एडवांटेज क्या क्या है? सिलेंड्रिकल रोटर वाले से टर्बो जनरेटर की एडवांटेज है कि एक तो उसकी स्पीड फास्ट होती है, और उसमें नंबर ऑफ पोल्स कम होते हैं, और उसमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड कम होती है। सेलिएंट पोल में कि इसमें प्रोजेक्टेड पोल होते हैं, इसकी वजह से इसकी डायामीटर बढ़ जाता है, इफेक्टिव डायामीटर कम रहता है, लेकिन ओवरऑल डायामीटर बढ़ जाता है, और इसकी एक्सियल लेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जो हाइड्रो जनरेटर्स होते हैं, जो लो स्पीड के जो जनरेटर्स होते हैं, उनमें अपन सेलिएंट पोल जनरेटर यूज करते हैं। सेलिएंट पोल की जिसकी स्पीड हमारी स्लो होती है। सिंक्रोनस मशीन में एक चीज आती है जिसको कहते हैं वी कर्व। वी कर्व का मतलब कि वो पावर फैक्टर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, उसकी फील्ड वाइंडिंग की जो डीसी एक्साइटेशन होता है उसको हम बढ़ाते हैं, तो एक्साइटेशन वोल्टेज को कम करते हैं और ज्यादा करते हैं। अगर मान लीजिए वोल्टेज हमारी कम हो रही है तो एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, और वोल्टेज अगर ज्यादा हो रही है तो एक्साइटेशन वोल्टेज कम करनी पड़ेगी। उससे रिएक्टिव पावर को कंट्रोल किया जाता है। जो वोल्टेज कंट्रोल होती है वो रिएक्टिव पावर से कंट्रोल होती है, और उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक कर्व होता है, उसको कहते हैं वी कर्व, जिसको फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में बनाया जाता है। वो कैसे बनेगा? ये फील्ड करंट, जब एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ेगी तो फील्ड वाइंडिंग की करंट हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो फील्ड वाइंडिंग का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। और ये होती है आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में जब फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट पहले कम होती है, फिर बढ़ाते हैं तो फील्ड तो आर्मेचर करंट बढ़ती है। मतलब पहले तो स्पीड स्लो होती है, फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और इस तरह से हम 3-4 कर्व बना लेते हैं। इसको कहते हैं वी कर्व। इसमें ये वाला है, ये तो है अंडर एक्साइटेड। जब फील्ड करंट कम है तो वो रीजन कहलाएगा अंडर एक्साइटेड, और जहां फील्ड करंट ज्यादा है वहां कहलाएगा ओवर एक्साइटेड। ये अंडर एक्साइटेड वाला जो रीजन है ये है लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर जिसमें ये मोटर की तरह वर्क करेगा, सिंक्रोनस मशीन मोटर की तरह वर्क करेगी, और ये ओवर एक्साइटेड में लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर का रीजन है, और ये यूनिटी पावर फैक्टर वाली है, ये है यूनिटी पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर, अगर सिंक्रोनस मशीन अंडर एक्साइटेड है तो वो सिंक्रोनस मोटर की तरह वर्क करेगी, अगर सिंक्रोनस मशीन ओवर एक्साइटेड है तो सिंक्रोनस जनरेटर की तरह वर्क करेगी, और वो क्रिटिकली एक्साइटेड है तो वो यूनिटी पावर फैक्टर पर वर्क करेगी। जहां इंडस्ट्रीज में पावर फैक्टर की जब ज्यादा लो हो जाता है और ज्यादा रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ती है तो इंडस्ट्रीज में अपन सिंक्रोनस मशीन काम में लेते हैं। वहां कैपेसिटर बैंक फीजेबल नहीं है, कैपेसिटर बैंक से हम पावर फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते। कैपेसिटर बैंक तो जहां पर कम लोड होता है वहीं पे कर सकते हैं, लेकिन जहां लोड ज्यादा है वहां हमें सिंक्रोनस मशीन की जरूरत पड़ेगी। जैसे ग्रिड में भी पावर फ्लो जब गड़बड़ हो जाता है, जैसे वोल्टेज अपनी डाउन हो जाती है, वोल्टेज स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सिंक्रोनस जनरेटर को हमें बस के साथ
ट्रांसमिशन लाइन और जनरेटिंग स्टेशन पर भी हमें लगाना पड़ता है, ताकि जहां अगर लैगिंग रिएक्टिव पावर आ रही है तो उसको कंपनसेट करने के लिए लीडिंग रिएक्टिव पावर देनी पड़ेगी, तभी वोल्टेज जो डाउन होगी वो वोल्टेज बढ़ जाएगी। और अगर वोल्टेज ज़्यादा हो रही है, लोड कम हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए हमें सिंक्रोनस मोटर को यूज करना पड़ेगा। एक्साइटेशन वोल्टेज कम ज़्यादा होकर वो एज ए मोटर और एज ए जनरेटर, और उससे वो पावर फ्लो जो होता है लाइन के अंदर उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जनरेटिंग स्टेशन से लेकर ट्रांसमिशन, ये जनरेटिंग स्टेशन, ये ट्रांसमिशन लाइन और ये बस बार और ये लोड। अगर बस की वोल्टेज हमारी कम ज़्यादा होती है, दो तरह की स्टेबिलिटी आती है। जब हमारे कोई भी डिस्टर्बेंस आती है ना, लोड बढ़ता है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो हमें दो चीज़ों को मेंटेन करना है, एक तो एक्टिव पावर और एक रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर तो जो कंट्रोल होगी वो एंगल स्टेबिलिटी, और रिएक्टिव पावर वोल्टेज स्टेबिलिटी। तो उससे ये दोनों चीज़ें हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें सिंक्रोनस मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगर हम एंगल को कम ज़्यादा कर रहे हैं, जो टर्बो जनरेटर जो होता है उसके टरबाइन और जनरेटर, टरबाइन में हम जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कंट्रोल करते हैं, तो जिसकी वजह से उसका जो इनपुट जो मैकेनिकल पावर होती है उसको हम कम ज़्यादा करते हैं। एक्टिव पावर अपना फ्लो और शाफ्ट की स्पीड होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उससे एक्टिव पावर कंट्रोल करती है। वोल्टेज जो कम ज़्यादा होती है उससे एक्साइटेशन वोल्टेज कम ज़्यादा करके रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन हमारे इस तरह के काम आती है। सिंक्रोनस मशीन को कभी भी विंड पावर प्लांट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ वेरिएबल स्पीड होती है, ये फिक्स स्पीड के लिए काम आती है। और इंडक्शन जनरेटर वहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडक्शन जनरेटर वेरिएबल स्पीड के लिए उनका स्पीड कंट्रोल भी आसान रहता है। इंडक्शन मशीन का स्पीड कंट्रोल सिंक्रोनस मशीन के कंपैरेटिवली बेटर रहता है। सिंक्रोनस मशीन में हम पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं, और जनरेटिंग स्टेशन पर भी हम इसको काम में ले सकते हैं। तो अब इसमें हमने तीन तरह की मशीनें पढ़ी, एक तो डीसी मशीन और एक एसी मशीन। एसी मशीन में इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन। अब डीसी मशीन के अंदर तो फील्ड स्टेशनरी होता है और आर्मेचर रोटेटिंग होता है। सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस और इंडक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो एक तो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड और एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो उनको रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल, अब एक टर्म हम लेते हैं सिंक्रोनस मशीन के अंदर, हंटिंग। हंटिंग क्या चीज होती है? जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है तो रोटर अपना आराम से घूमता है, लेकिन जैसे लोड कम ज्यादा होता है, लोड बढ़ा या लोड कम हुआ, उस कंडीशन में रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कभी बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी। तो रोटर की स्पीड जब सिंक्रोनस स्पीड से चेंज होती है तो उसमें फील्ड चेंज हुआ और हमिंग होती है और रोटर में वाइब्रेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब उनको एब्जॉर्ब करना जरूरी होता है। अगर हमने उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो जो फिनोमिना आता है ना, जो ऐसा होता है कि रोटर की स्पीड हमारी सिंक्रोनस स्पीड से कम ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में रोटर में जो ऑसिलेशंस होते हैं जिनको हमें रिमूव करने की जरूरत होती है, तो उसको कहते हैं हंटिंग। अब हंटिंग को दूर कैसे किया जाए, क्योंकि ये नुकसानदायक है, ये सिंक्रोनस मशीन को डैमेज कर सकती है, उसके रोटर को भी डैमेज कर सकती है और उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो हंटिंग को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं डैम्पर वाइंडिंग। एक वाइंडिंग आती है उसको कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग ये कॉपर एंड एल्यूमिनियम के बार्स होते हैं जिनको हम एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर के रोटर जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, और जो जिससे ऑटोमेटिक तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है और सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग बन जाती है। और दूसरा ये जो वाइब्रेशंस होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि जो मैग्नेटिक जो हंटिंग होती है और जो नॉइज होती है उसको रिमूव किया जा सकता है। और हंटिंग को रोकने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग को दूर कर देती है। आज की क्लास में हमने ये सिंक्रोनस मशीन के डिजाइन वगैरह पढ़ी।
आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बताता हूं कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हम हमेशा केवीए में क्यों लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर तो स्टेशनरी डिवाइस होती है, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हम केवीए में क्यों लेते हैं। सबसे पहले बात समझे कि रेटिंग क्या होती है। रेटिंग होती है रेटेड कैपेसिटी कि जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है उसको रेटिंग कहते हैं। जैसे अपन ने किसी की वोल्टेज रेटिंग या करंट रेटिंग डिसाइड की, तो वोल्टेज उससे कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, करंट उससे कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पावर रेटिंग होती है तो पावर उससे कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज भी से कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम ज्यादा होगी तो उसके जो पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, तो पैरामीटर चेंज होने की वजह से इक्विपमेंट के डैमेज होने का खतरा रहता है और बाकी सारी चीजें भी गड़बड़ हो जाती है। तो रेटिंग हमारी फिक्स होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हम केवीए में लेते हैं। हमारे 3 तरह की पावर होती है। एक तो होती है एक्टिव पावर पी, ये केडब्ल्यू में होती है। एक होती है रिएक्टिव पावर क्यू, ये हमारी केवीएआर में होती है। और एक होती है एपरेंट पावर, ये टोटल पावर एस इज इक्वल टू केवीए। अगर ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग देखो, ये तो है एक्टिव पावर और ये है रिएक्टिव पावर और ये है एपरेंट पावर। जब लोड कम ज्यादा होता है, लोड कभी बढ़ता है कभी कम होता है, लोड के कम ज्यादा होने से हमारी दोनों पावर चेंज हो जाती है। अगर ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केडब्ल्यू में रखते तो लोड के कम ज्यादा होने से लोड का पावर फैक्टर कम ज्यादा होता, तो जिसकी वजह से ये रेटिंग चेंज हो जाती है। अगर ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग अपन केवीएआर में रखते हैं तो लोड के कम ज्यादा होने से लोड का पावर फैक्टर चेंज होता, जिसकी वजह से ये रेटिंग भी चेंज हो जाती है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हम रखते हैं केवीए में। ये एपरेंट पावर है, ये टोटल पावर है। जनरेटर की रेटिंग भी इसमें रखते हैं। जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर दोनों की रेटिंग हम इसमें रखते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर टोटल पावर होती है, चाहे ये पावर चेंज हो चाहे ये पावर चेंज हो, टोटल पावर चेंज नहीं हो सकती। और ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग लोड के कम ज्यादा होने से, लोड के पावर फैक्टर के चेंज होने से चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हम केवीए में रखते हैं। अगर केडब्ल्यू में या केवीएआर में रखते हैं तो लोड के पावर फैक्टर है, लोड के कम ज्यादा होने से रेटिंग अपनी कम ज्यादा हो जाती है। लेकिन केवीए में रखने से इसकी सिर्फ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर स्टेशनरी डिवाइस है, ट्रांसफॉर्मर में जो आयरन लॉस होते हैं वो वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं। जो आयरन लॉस है ये डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। और कॉपर लॉस जो वाइंडिंग के अंदर होते हैं, कॉपर लॉस डिपेंड ऑन करंट। और जो टोटल लॉसेज है वो वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, ना कि इन दोनों के बीच के एंगल पर। वोल्टेज करंट और इन दोनों के बीच का एंगल होता है कॉस फाई, जो पावर फैक्टर होता है, इस पर डिपेंड नहीं करते। जितने भी लॉसेज होते हैं वो वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड नहीं करते। लोड का पावर फैक्टर चेंज होने की वजह से ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग चेंज नहीं होती। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हम केवीए में रखते हैं, जनरेटर की रेटिंग भी हम केवीए में रखते हैं। ट्रांसफॉर्मर स्टेशनरी डिवाइस है, ट्रांसफॉर्मर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा झेल सकता है, जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा लोड भी बियर कर सकता है। लेकिन उसका अगर इंसुलेशन प्रॉपर होता है तो हमें मतलब इसका इंसुलेशन का ध्यान में रखते हुए, जैसे बाइंडिंग में, बाइंडिंग का प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए, हाई वोल्टेज बाइंडिंग, लो वोल्टेज बाइंडिंग। और अपने जो कोर होती है, कोर में भी हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस ये हमारे मिनिमाइज होने चाहिए। अब अपन एक कंसेप्ट पे बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के कम ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है। जैसे ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन होता है E इक्वल टू 4.44 F/m। E तो है वोल्टेज और F है फ्रीक्वेंसी और phi है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई, ये मैक्सिमम फ्लक्स कम हो गया, तो ये फ्लक्स डेंसिटी हमारी
ये भी कम हो जाएगी और एरिया भी कम हो जाएगा। मतलब कम फ्लक्स डेंसिटी को कैरी करने के लिए हमें छोटे साइज का ट्रांसफार्मर हो जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो साइज छोटा हो जाएगा तो हमारी कॉस्टिंग बच जाएगी, लेकिन जल्दी सैचुरेशन आ जाएगा तो आयरन लॉस बढ़ जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से आयरन लॉस बढ़ जाते हैं, कॉपर लॉस भी बढ़ते हैं, और फ्रीक्वेंसी कम होने से ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा हो जाता है। तो क्या अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी। ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी को कैरी करने के लिए ज़्यादा बड़ा साइज चाहिएगा, और साइज बढ़ जाएगा तो उससे हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। और ट्रांसफार्मर जो ट्रैक्शन के अंदर जो भी ट्रांसफार्मर काम में आते हैं, आपने देखा होगा कि अपने इलेक्ट्रिकल में जो पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, क्योंकि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं। जबकि हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर आप देखना तो हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मरों का साइज बहुत छोटा होता है, और वोल्टेज के कम ज़्यादा होने से भी साइज पर फर्क पड़ता है। जो 230 वोल्ट पे जो छोटे साइज के ट्रांसफार्मर काम आते हैं ना, वो 230 वोल्ट पे काम करते हैं और उनसे 12 वोल्ट निकलती है। जो मोबाइल का चार्जर होता है उसमें भी छोटा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, क्योंकि वोल्टेज कम है। तो वोल्टेज के कम होने से उसका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी तो छोटे कम फ्लक्स डेंसिटी को कैरी करने के लिए छोटे साइज का ट्रांसफार्मर भी काम में आ जाएगा। तो इससे ये सारे पैरामीटर्स के चेंज होने की वजह से ट्रांसफार्मर में ये सारे इफेक्ट आते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे अदर टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे।